नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से लगातार दौरे पर हैं और ये दौरा देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। लगातार 3 दिन 9 तारीख को भुवनेश्वर की यात्रा, जहां उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात होती है। 10 तारीख को झारखंड रांची, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होती है। और आज महाराष्ट्र की यात्रा, जहां उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से हुई। अब ये सोचने वाली बात है कि अचानक नीतीश कुमार इतनी तेजी क्यों दिखा रहे हैं विपक्षी दलों को एकजुट करने को लेकर। आपको याद होगा कि जब अगस्त 2022 में बिहार में सरकार बदली थी, महागठबंधन की सरकार आई, उसके बाद से ही नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए और बीजेपी के खिलाफ गोलबंद करने के लिए कमर कसी थी, लेकिन उस दौरान ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। सितंबर के महीने में उन्होंने दिल्ली का दौरा किया, कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अपेक्षित जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। पर इधर अप्रैल के महीने में 2023 के अप्रैल में जब वो दिल्ली गए और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल और वाम दलों के तमाम नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद से इसमें धीरे धीरे तेजी आई। उसके कुछ ही दिनों बाद वो बंगाल गए, जहां ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई, बंगाल की मुख्यमंत्री से। उत्तर प्रदेश गए उसी दिन और वहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद उड़ीसा की यात्रा उनकी हुई। हालांकि उड़ीसा की यात्रा को ज़्यादा सफल नहीं माना जा रहा है, क्योंकि नवीन पटनायक का अपना स्टैंड है और वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाकर चलते हैं और अपने राज्य के हित में जो भी मुद्दे होते हैं उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। अगर उनके हित में नहीं है तो विरोध करते हैं। तो उस स्ट्रेटजी पर वो चलते हैं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन और आज महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्वागत किया और एक तरीके का संकेत भी दिया कि देश में का नेता नीतीश कुमार जैसा हो। हालांकि शरद पवार के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पत्रकारों ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में क्या मतलब चेहरा शरद पवार होंगे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें तो खुशी होगी। पर सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है झारखंड का उनका दौरा। रांची में वो हेमंत सोरेन के साथ जो उनकी दिल खोलकर बातचीत हुई, खासतौर पर गठबंधन को लेकर। भले ही पूरे देश में गठबंधन की स्थिति वो ना हो, लेकिन बिहार और झारखंड, अब सोचिए कि 2000 ईस्वी से पहले बिहार झारखंड एक ही बिहार ही हुआ करता था और उस समय 54 सीट हुआ करते थे बिहार के। तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य, मतलब लोकसभा की संख्या के हिसाब से हुआ करता था बिहार। आज ये 2 हिस्सों में बट गया है। बिहार में 40 सीटें हैं और 14 सीटें झारखंड में हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ का जो गठबंधन है और यहाँ का जो गठबंधन है, दोनों में काफ़ी समानता है। यहाँ भी कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यू की सरकार चल रही है, साथ में वाम दल भी हैं। और झारखंड में भी पहले से ही झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार चल रही है। ये इसलिए अहम है क्योंकि 2000 में राज्य का बंटवारा होने के बाद ये दोनों पार्टियां जो है, खासतौर पर जनता दल यू और आरजेडी,
इन दोनों पार्टियों ने कोई विशेष ध्यान झारखंड पर नहीं दिया। आरजेडी का शुरुआत में कुछ स्टेक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता चला गया। लेकिन जेडीयू ने सारा फोकस अपना बिहार पर ही किया, झारखंड को पर ध्यान नहीं दिया। जबकि जो नीतीश कुमार की जाति है, कुर्मी जाति, वो 14% है, वहाँ पर अच्छी खासी संख्या है। तो ये गठबंधन अगर क्या मतलब गठबंधन तो हो ही चुका है एक तरीके से, बिहार और झारखंड मिलकर लड़ते हैं तो समझिए कि 54 सीटें ये हो गई, 40 और 14। और ये देखा जाए तो झारखंड की स्थिति की बात हम करें तो 2000 में जब से वो सरकार राज्य बना है झारखंड, वहाँ पर कभी भी किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आया। 81 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आसपास जाकर रुक जाते हैं। 36 सीटें बीजेपी को आई थी 2014 में। तो जो बिना गठबंधन के वहाँ सरकार कभी बनी नहीं है। और अगर ये देखा जाए तो जिस तरीके से महागठबंधन बिहार में बना हुआ है और उसकी अगर वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन काफ़ी आगे है। भले ही वो वोट में तब्दील हो या नहीं हो, लेकिन कागज पर बहुत मजबूत है। हम इसलिए शंका जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 2-3 जो उपचुनाव हुए थे उसमें महागठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। झारखंड में भी अगर इसी तरह का हो जाएगा, उसमें आदिवासी भी शामिल हो जाएंगे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा, तो बिहार के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर आदिवासी वोट बैंक है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो काफ़ी एक मजबूत गठजोड़। यही नहीं, ये बंगाल में भी इसका असर हो सकता है। बंगाल में भी 42 सीटें हैं। अगर वहाँ ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलाकर चुनाव लड़ती हैं तो वहाँ भी व्यापक इसका असर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश जहाँ 80 सीटें हैं, तो हमने एक बार कहा भी था कि नीतीश कुमार अगर पूरे देश में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड पर फोकस करें तो 134 सीटें लोकसभा की है यहाँ पर। और अगर इसमें से 60% भी सीटें आ जाती हैं तो समझिए कि एक बहुत बड़ी ताकत बनकर नीतीश कुमार उभरेंगे। और जिस प्रकार से उनका ये दौरा चल रहा है, निश्चित तौर पर विपक्ष को एकजुट करने का एक जो मजबूत खूंटा के तौर पर नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। किसी भी दल को कोई चिंता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार हर जगह लगातार 3 दिन अपना राज्य का काम छोड़कर वो 3 दिनों तक दौरा कर रहे हैं। इतनी गर्मी में दौरा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर है इस विषय को लेकर। और मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को कभी इस तरह से समग्र जो विपक्ष की एकता के साथ लड़ने का अभी तक अवसर नहीं आया। विपक्ष बटी हुई थी तो बीजेपी ने सफलता पाई है। अब विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है, उस समय बीजेपी की ताकत क्या होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।